जी सर, नजर आया। अच्छा, तो जो हमारे पास मेडिकल फिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स बेसिकली हमारे पास रिमोट सेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। मेडिकल फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेडिकल फिजिक्स को हम लोग रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग। एक्चुअली रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि हम लोग बॉडी की अबनॉर्मलिटीज को जब कुछ टेक्नोलॉजीज के थ्रू या कोई साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू फिगर आउट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड योर रिमोट सेंसिंग। ठीक है, यानी टू ऑब्जर्व द अबनॉर्मलिटीज ऑफ अ बॉडी थ्रू डिफरेंट साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं। सो टू ऑब्जर्व द abnormalities in the body, ठीक है, in body by electronic equipments, by electronic equipments। अब हम लोग इससे ना थोड़ा सा आगे चलेंगे कि आपके पास रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल हम लोग जब ये कहते हैं कि हम लोग मतलब बॉडी में जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं, उन अबनॉर्मलिटीज को हम लोग डायग्नोज करवाते हैं। तो डायग्नोस्टिक के मेनली कौन कौन से मेथड है, तुम्हें तो ज्यादा आइडिया होगा। सबसे पहले हमारे पास है अल्ट्रासाउंड, जो बहुत ही कॉमन है और हम लोग बहुत टाइम से इसको यूज कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है बेसिकली एक्सरे। ठीक है, सेकंड स्टेज पे हम लोग किस पे चले जाते हैं? एक्सरेज पे चले जाते हैं। ठीक है, एक्सरेज के बारे में हम लोगों ने सारी की सारी डिटेल्स पढ़नी। फिर आपके पास आ जाता है जी पेट स्कैन। एक्सरे को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक्सरे इज आल्सो कॉल्ड सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन। फिर आपके पास पेट स्कैन आ जाता है और पेट स्कैन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल इमेजिंग को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाना की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें मेडिकल इमेजिंग के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है तो हमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको, ओ सॉरी, ये मैंने A level 2 मेडिकल फिजिक्स, ठीक है, इस पे हम लोग नया काम शुरू करेंगे क्योंकि प्रॉपर मैंने आपको नोट्स बना के देने। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो बुक में है वो भी बहुत अच्छे डिटेल उन्होंने दिया, क्योंकि ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। यानी जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं बुक्स में या डिफरेंट वेज में, उसको बेसिकली उसने वहाँ पे मॉडिफाई करवाया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ना है जी रिमोट सेंसर्स। ठीक है, रिमोट सेंसर्स। रिमोट सेंसर्स आपके पास बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि टू आइडेंटिफाई द abnormalities of any body of body या कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में by using electronic equipments, by using electronic equipments। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? इट इज जनरली कॉल्ड मेडिकल फिजिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेडिकल फिजिक्स। तो इसके नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हेन वी कॉल इट मेडिकल फिजिक्स, सो व्हाट टेक्नोलॉजीज डू वी हैव? आपके पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स या जो आपके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम लोग देखें तो हमें नजर आता है कि सबसे कॉमन हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। एक तो आपके पास होता है केमिस्ट्री के टेस्ट करवाते हैं, केमिकल टेस्ट करवाते हैं। मैं केमिकल टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात फिर कह रहा हूँ कि हम लोग केमिकल टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, सर लेकिन आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। सर आवाज आ रही है आपको?
जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, वो स्विच ऑफ हो गया था मेरे सिस्टम का, तो इस वजह से। अच्छा सही। अब इसमें बैटरी है नहीं ना, तो ये एकदम से जो ही ऑफ होता है तो बस गया ही गया। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल फिजिक्स में कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो मेडिकल फिजिक्स में जो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज्ड आर, किसी को आइडिया है कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? अभी अभी हम लोगों ने बात की। वन ऑफ देम इज अल्ट्रासाउंड। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है, बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, छोड़ो अल्ट्रासाउंड को छोड़ो, आपके पास टेक्निक्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, जिसमें आपको साउंड वेव्स की बेस पे आपको टेक्निक्स मिलती हैं। दूसरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं आप, ठीक है, ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रेडियो वेव्स कह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज द न्यूक्लियर रेडिएशंस। तीसरी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर रेडिएशंस। इन 3 टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, और समटाइम्स नाउअडेज वी कंबाइन न्यूक्लियर एंड रेडियो टुगेदर, और इससे हमें मिलती है न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक। ठीक है, न्यूक्लियर प्लस मैग्नेटिक टेक्निक। ठीक है, ये सारे का सारा आपके पास एक सेटअप है जिसको हम लोगों ने देखना है, लेके चलना है। अब जब हम लोग साउंड की टेक्निक्स पे लेके आते हैं कि यार साउंड की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं, तो साउंड बेस्ड टेक्निक्स दे आर, कोई टेस्ट वेस्ट के नाम याद है आप लोगों को? एक तो आपके पास होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है एको, ये जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। तीसरा आपके पास होता है डॉपलर, जो ब्लड का अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, ये सारे की सारी आपके पास 3 टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको इन लिस्ट करवाई हैं। दे आर बेस्ड ऑन साउंड। ठीक। अब उसके बाद आपके पास मैंने आपको बोला कि रेडिएशन यानी रेडियो वेव्स की बेस पे हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, और रेडियो वेव्स की बेस पे हम लोग जो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पे हम 2 तरह की और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पे हमारे पास, प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पे 2 टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। वन ऑफ देम इज एक्सरेज, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज योर CT स्कैन और कैट स्कैन, और कैट स्कैन। ये आपके पास 2 टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पे यूज होती है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस। जी सर। ओके। उसके बाद आपके पास जो तीसरी टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, दैट इज मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक, that is called NMRI, न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपके, हाँ, जो डेली लाइफ में मशहूर है, इट इज कॉल्ड MRI। ये नाम सुने हुए हैं ना सारे आप लोगों ने? जी जी सर सुने। ठीक है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशंस पे चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाती है? न्यूक्लियर रेडिएशंस टेक्नोलॉजी। तो ये सेकंड टाइप की टेक्नोलॉजी थी, ये थर्ड टाइप की टेक्नोलॉजी है, एंड फोर्थ टाइप की टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बोला कि वी यूज टू स्विच टू न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशंस में आपके पास एक हमारे सिलेबस में जो शामिल है, दैट इज कॉल्ड योर पेट स्कैन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफिक स्कैन। और भी होंगी, केमोथेरापी है, आपकी गैमा रेज थेरापी है, या आपको पता है गैमा नाइफ एक टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, लेकिन दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक स्कैन। टोमोग्राफिक स्कैन। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम डेली लाइफ में जितने भी टेस्ट वेस्ट करवाते हैं वो बेसिकली इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। या तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या एको करवाते हैं, या डॉपलर करवाते हैं, या फिर आप एक्सरे करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, या फिर पेट स्कैन करवाते हैं। मैं पेट स्कैन के कुछ रेट्स देख रहा था, व्हाई दिस इज नॉट दैट मच कॉमन इन आवर डेली लाइफ, इट्स सो कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म। एमआरआई तक तो हमें पता है, लेकिन ये हर हॉस्पिटल में नहीं होते। मैं एक जगह देख रहा था पाकिस्तान में, जो नॉर्मली एक दो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में, उसमें इसकी जो कॉस्ट है पर स्कैन 100,000 से लेकर 140,000 तक है। बात समझ आ रही है? PKR। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये आपके पास बॉडी में एक ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ट्रेसर बनाते हैं पहले सर ये लैब वाले, फिर वो तो सर बॉडी में इतना इंजेक्ट महंगा किया क्यों है जाता सर है। ये? जी, इतना महंगा क्यों होता है सर? ये इसलिए महंगा है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है सारे का सारा। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास वैसे ही महंगी है। एक तो हमें ट्रेसर बनाने, फिर उन ट्रेसर्स के थ्रू हमने कुछ प्रोसेसिंग करवानी, ये इसलिए महंगा है। ये मैं जब इसकी डिटेल में लेके आऊंगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन। ये तो खैर मैंने आपको जनरल डेली लाइफ का एक ओवरव्यू दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग इज बेसिकली हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्रॉम ऑल टॉपिक्स। इसलिए आपने याद रखना है कि कोई भी टॉपिक आपका मतलब गैर जरूरी नहीं है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। हर एक का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, इन सब का आपके पास क्या आता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल टेक्निक्स। ये हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट आर सम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। मोस्टली जो आपकी कैलकुलेशंस, जो थोड़ी टफ कैलकुलेशंस होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड में होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपको एक और गुड न्यूज दे दूं कि एमआरआई हमारे सिलेबस से उसने निकाल दिया है। क्या कर दिया उसने? एमआरआई इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ठीक, तो अब पीछे क्या क्या चीजें रह गई हमारे पास? जो हमारे सिलेबस में रह गया है काम, दैट इज अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, सीटी स्कैन,
एंड पेट स्कैन। ठीक है, ये आपके पास 4 टेक्नोलॉजीज रह गई हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। एंड इन ऑल दीज मैंने आपको बोला कि इन सब का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, वो हम लोग सारी की सारी करेंगे। सही हो गया जी? इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड पे। ठीक, अल्ट्रासाउंड। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है? 20,000 क्या है? 20 ओके से ठीक है, 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वी हैव द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है जी, दैट इज योर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, हम लोग इसमें सुन सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ना हमें इससे नीचे की साउंड समझ आती है, ना हमें इससे ऊपर की साउंड हम लोग समझ सकते हैं। तो ये रेंज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अबव दिस इट इज कॉल्ड योर अल्ट्रासाउंड। यानी आप यूं समझ लें कि इट इज अल्ट्रासाउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इट्स फ्रीक्वेंसी इज अबव, frequency of ultrasound is above 20,000 hertz, and then there is that one जिसकी frequency आपके पास less है, sorry ये ऐसे, that is your less than 20,000 hertz, it is called frequency of infrasound। infrasound, तो इसको infrasound कहते हैं एक्चुअली। इंफ्रासाउंड कोई बहुत ज्यादा हमारे काम की नहीं होती, बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, बट दैट इज अ साउंड। जो भी है दैट ऑल इज साउंड। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सब में एक चीज कॉमन है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट दे ऑल आर साउंड। दे ऑल आर साउंड। ठीक है, इसलिए अल्ट्रासाउंड की वही ट्रेड्स हैं, अल्ट्रासाउंड की वही प्रॉपर्टीज हैं विच आर द ट्रेड्स ऑफ नॉर्मल साउंड। सो अल्ट्रासाउंड behaves like normal sound, behaves like sound, लेकिन एक प्रॉब्लम है, but its power and intensity is more because its frequency is very high। intensity is more, उसकी वजह क्या है? because its frequency is very high। जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इट्स पेनिट्रेशन पावर इज मोर देन साउंड, इसलिए साउंड आपकी बॉडी के अंदर शायद बहुत कम जाती होगी, बट अल्ट्रासाउंड गोज एट ग्रेटर एक्सटेंट, पेनिट्रेशन पावर इज हायर। ठीक है, खैर फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। फिर आप लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। ये लॉन्गिट्यूडनल है, इट ट्रेवल्स in the form of compressions and rarefactions। ये तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शंस क्या होता है, हैं? नहीं सर। पक्का ना? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। ठीक है, सो दैट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होता है कि द ट्रेवल ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्चुअली आप जब अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे तो अल्ट्रासाउंड आपकी यूं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस की फॉर्म में चलेगी। ठीक है,
इन दिस वे। अब इसको नॉर्मली हम लोग पल्सेस, कंप्रेशन पल्सेस कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड अगर आप कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड सोर्स बेसिकली क्या होता है और वो कैसे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड पल्सेस की फॉर्म में ये जाती है और वापस भी आती है। तो या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड का बेसिकली कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन है। तो आपने ये सारे की सारी स्टोरी इसकी देख ली। अब सबसे मजे की बात ये है कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड है ना, वो बहुत मैटर करती है। आप मुझे बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड अगर आपका मीडियम रिजिड होता जाए तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है सर। ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इंक्रीजेस विद increase in the density of material, increases with increase in density of material। जितना हार्ड और डेंस मटेरियल होगा उतनी अल्ट्रासाउंड आपकी तेज चलेगी, लाउडर नहीं, तेज चलेगी। इसलिए पहला जो आपके पास ए लेवल्स का टॉपिक आ जाता है, दिस ऑल वाज इंफॉर्मेशन, ये आपको प्रीवियस नॉलेज में बता रहा था। द फर्स्ट वन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज अकॉस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है, अकॉस्टिक इम्पीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉस्टिक इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस ऑफ साउंड, यानी resistance of any medium to the flow of sound in that medium। ये लेकिन परसेप्शन है, मैं इसकी एग्जाम डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम डेफिनेशन इज समथिंग डिफरेंट, कि एग्जाम में हम लोग ये बताते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये भी आप देख लें कि एकॉस्टिक इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम into speed of the ultrasound in that medium। It is the product of density of medium and speed of ultrasound in that medium। ये आपसे पूछता है 2 मार्क्स के लिए, speed of ultrasound in that medium, ठीक है। ये एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, acoustic impedance is Z is equals to rho times V, या कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ है Z is equals to rho times C, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम। वेयर rho is, rho क्या आपका, वेयर rho is density of the medium, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड भेज रहे हो, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, और अगर जो VRC है, that is speed of ultrasound in that medium, speed of ultrasound in that medium, in the medium, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इसका मतलब हो गया, इसका यूनिट भी होगा डेफिनेटली, सो इट्स यूनिट इज, क्या यूनिट बना सकते हैं हम लोग इसका, यूनिट इज kg m-3 इंटू ms-1। तो ये आपके पास इसका यूनिट हो जाएगा, इट वुड बी kg m-2 s-1, ठीक है। ये आपके पास अल्ट्रासाउंड का क्या यूनिट है, सॉरी एकॉस्टिक इम्पीडेंस का यूनिट है। तो आप यहाँ पे इसको, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, kg m-2 s-1। ये आपका एकॉस्टिक इम्पीडेंस का यूनिट। आपसे पूछा जाता है एकॉस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करवाई जाती है। सो एकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, ठीक है। Z ऑफ ऑल मीडियम्स इज डिफरेंट, ठीक है। अगर जितने भी मीडियम्स हैं उनमें जो Z है वो आपके पास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और ये Z आपके पास गिवन होता है,
ठीक है, याद रखना, गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपको ये सारी वैल्यूज वो देगा, ठीक। लेकिन कुछ वैल्यूज आपके पास, लेट से मुझे आपको बतानी है, लेट से z, अगर हम लोग मीडियम्स की बात करें तो लेट से आई विल इनलिस्ट सम मीडियम्स, ठीक है, और उनकी अगर मैं कॉस्टिक इम्पिडेंस की बात करूं तो लेट से z ऑफ द मीडियम्स हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ना एयर, ठीक है, फिर आपके पास वाटर है। वाटर को मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जेल, क्योंकि आपको याद है अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले जेल लगवाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके पास है जी सॉफ्ट टिश्यूज, फिर आपके पास आ जाते हैं मसल्स, फिर आपके पास आ जाती है बोन्स एंड सो ऑन। तो एयर की अकॉस्टिक इम्पिडेंस है ऑलमोस्ट 4.02, वाटर की है 1.5 इंटू 10⁻⁶, यूनिट वही आपका जो मैंने बोला kg m-2 s-1। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज की है 1.6 इंटू 10⁻⁶, और मसल्स की है तकरीबन 1.7 इंटू 10⁻⁶। इन द सेम वे बोन्स की है आपके पास, मैं यहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोन्स के लिए है 7.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, दिस इज योर अकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आएगी? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी जी सर। ओके, अब रोल ऑफ अकॉस्टिक इम्पिडेंस क्या है? रोल ऑफ अकॉस्टिक इम्पिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड की जनरेशन और इन सारी चीजों के ऊपर लेके आता हूँ हम लोगों को। अकॉस्टिक इम्पिडेंस का रोल ये है कि इट डिटरमिन्स दैट हाउ मच अल्ट्रासाउंड और हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड विल पास थ्रू द बॉडी एंड हाउ मच वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। आपके पास ये क्या डिटरमिन करती है कि Z determines the amount of transmitted intensity या transmitted ultrasound and reflected ultrasound and reflected ultrasound, ठीक है। कि आपके पास कितनी अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हुई, बॉडी में कितनी जाएगी, रिफ्लेक्ट कितनी होगी, एंड सो ऑन, ये आपका Z बताता है। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको एक छोटी सी इसकी सिचुएशन बता दूं कि आपके पास ना इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत आपको? इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या हो सकती है? हाउ कैन आई डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड? मैं वापस Z पे आता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अल्ट्रासाउंड पल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसको यूं कह देते हैं कि एनर्जी इज इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय एन अल्ट्रासाउंड पल्स थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सो विच इज एक्चुअली पावर ट्रांसमिटेड बाय एन अल्ट्रासाउंड पर यूनिट एरिया, जिसको आप क्या कह सकते हो, इट्स यूनिट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो खैर ये आपको इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड पल्स आ रही है और उस अल्ट्रासाउंड पल्स की जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग ये देखें कि लेट्स से दिस इज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, या कोई इंटरफेस है जहाँ से आप अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हो, पास करवाना चाह रहे हो, ये आपके पास अल्ट्रासाउंड है। ये लेट्स से हमारे पास डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। दिस इज योर मीडियम विद Z1 एंड दिस इज योर मीडियम विद Z2, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग अकॉस्टिक इम्पिडेंस है। सपोज दिस इज योर एयर और दिस इज योर सॉफ्ट टिश्यूज, इन दोनों का Z अलग अलग होगा। Z ऑफ एयर इज 4.02,
ठीक है जी। और z ऑफ मसल्स इज सॉरी सॉफ्ट टिश्यूज इज 1.6 into 10⁻⁶। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखनी है और उसी के थ्रू हम लोगों ने सारे का सारा हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो चलना है। सपोज आपके पास ये एक मीडियम है और उस मीडियम के ऊपर आप जो अल्ट्रासाउंड भेज रहे हो, ये बाउंड्री थी बेसिकली, इस मीडियम के ऊपर आई नॉट में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इंसिडेंट करवा रहा हूँ, इसमें से कुछ जो है वो पास हो जाएगी, ये ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड है, और कुछ जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। सही है, ऐसे ही है ना? सारी की सारी तो नहीं पास होती ना। इसी तरह अगर जी। मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड जो मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ, लेट्स से दिस इज आई नॉट, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, दिस इज योर आई आर, एंड सम ऑफ दैट हैज बीन पास थ्रू, और उसको हम लोग कर लेते हैं कि ये आपकी क्या हो गई, अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हो गई, तो आई टेक। तो अब अगर हम टेक्निकली देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई इंसिडेंट इज सम ऑफ आई ट्रांसमिटेड प्लस आई रिफ्लेक्टेड, या पहले हम रिफ्लेक्टेड कर लेते हैं क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट होगी, तो बाकी बचेगी वो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस पे एग्रीड हो सारे? जी जी सर, ये समझ। ओके। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे आई नॉट से डिवाइड कर लूं, तो ये इक्वेशन मुझे ऐसे दिखेगी, 1 is equals to I R divided by I naught plus I T divided by I naught। ठीक है, बात समझ आई? अब जो आपका आई आर डिवाइडेड बाय आई नॉट है, दिस इज अल्फा, इसको हम नाम देंगे, दिस इज योर अल्फा, एंड दिस वन इज योर बीटा। ये वाला आपके पास क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट गोज टू 1, अल्फा प्लस बीटा गोज टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, they are the coefficient of reflection and coefficient of transmission, where alpha is the coefficient of reflection of any medium, reflection of any boundary कह सकते हैं आप लोग, बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री से कितने परसेंट आपकी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होगी वो आपका अल्फा डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अल्फा डिसाइड करेगा। अल्फा determines that how much, yeah, what percentage would be reflected back, what percentage of ultrasound would be reflected back, what percentage of ultrasound intensity will be reflected back। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक reflected back from the surface of a medium, from the surface of a medium। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अल्फा इटसेल्फ इज नथिंग, अल्फा इज इक्वल्स टू Z1 plus Z2 whole square divided by Z1 minus Z2 whole square। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन आपकी आपसे पूछेगा और इससे बहुत सारी कैलकुलेशंस हमने करनी है। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, विच इज बेसिकली आई टी डिवाइडेड बाय आई नॉट, दैट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1
माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर है। अब ऐसे इसको लिख सकते हो। क्या तो बात समझ आ गई? क्लियर है जी यहां तक? जी सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जी सर। अल्फा की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं हम लोग। अल्फा फॉर एयर स्किन इंटरफेस, एयर स्किन इंटरफेस। आपके पास जब डायरेक्ट एयर से स्किन पे अल्ट्रासाउंड फेंका जाता है तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड सो ऑन। सो लेट्स से आपको मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाई कि सपोज दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर स्किन इंटरफेस। आपके पास यहाँ से एयर से स्किन पे अल्ट्रासाउंड फेंकी जा रही है। वी आर गोइंग टू डू अल्ट्रासाउंड फ्रॉम एयर टू स्किन। तो Z इसका क्या होगा, इट्स Z1 इज 4.02 और इट्स है Z2 और ये आपके पास था 1 पॉइंट। सॉफ्ट टिश्यू बेसिकली स्किन के टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो इंटू 10 की पावर 6 हम लोग कर लेते हैं। तो मेरा बेटा इसके लिए अल्फा कैलकुलेट करिए। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 raised power 6 minus 4.02 divided by 1.6 sorry ऊपर Z1 plus Z2 divided by Z1 minus Z2। ठीक है, 1.6 into 10 raised power 6 minus 4.02 इसका होल स्क्वायर करो। कैलकुलेटर पड़ा हुआ है हसन? जी सर, एक मिनट। हाँ करो जरा सॉल्व। पावर 6 प्लस आंसर है 1.000105। ओके ओके ओके, इसका मतलब क्या है? 1 पॉइंट आंसर आपके पास आ गया कितना, 1.0005। इट इज ऑलमोस्ट 1 ना। यस सर। ओके, अब आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1, सो व्हाट डज इट मीन? आई रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय आई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप देखें तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, या इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि द रेशियो ऑफ आई आर टू आई नॉट दैट इज इक्वल टू 100%, है ना? आपकी 100% अल्ट्रासाउंड क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये कैलकुलेशंस आपको क्या दिखा रही हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू आर ऑलमोस्ट 1, ये क्यों 1 हुआ था? बिकॉज Z1 and Z2 have greater difference। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट्स, या आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीजेज। रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपकी बहुत कम अल्ट्रासाउंड बच जाएगी जो बॉडी के अंदर जाएगी। अब अल्ट्रासाउंड एक्चुअली बॉडी के अंदर जा ही नहीं रही, जब बॉडी के अंदर जाएगी नहीं तो हम इमेजिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेल को देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जेल। आप जेल क्यों लगाते हैं? ऐसे डॉक्टर को जेल लगाने का और फिर खासकर सर्दियों में जेल लगाने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका हमें इमेजिंग में फायदा होता है। इमेजिंग में इसका फायदा ये होता है कि एप्लीकेशन ऑफ जेल, इट रिड्यूसेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, इट रिड्यूसेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट a significant, बल्कि सिग्निफिकेंट के एट ग्रेटर लेवल,
सिग्निफिकेंट लेवल। अब मसला यहाँ पे आपके पास क्या है, आप जरा इसको अप्लाई करके देखिए। अब आपने उस स्किन के ऊपर अल्ट्रासाउंड करवाया, बट नाउ यू हैव बीन अप्लाइड अ जेल ओवर देयर। ये डॉक्टर साहब ने आपको जेल लगा दिया, ठीक है, ये जेल लगा हुआ है, एंड दिस इज योर स्किन इनसाइड। तो जेल का जो अकॉस्टिक इम्पिडेंस है, दिस इज योर जेल। तो जेल की अकॉस्टिक इम्पिडेंस मैंने बोला दैट इज Z1 एंड इट इज 1.5 इंटू 10⁻⁶, और ये आपके पास स्किन है, ठीक है। तो स्किन का जो Z है Z2, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁶। अब आप मुझे अल्फा कैलकुलेट करके देंगे दोनों बच्चे कि व्हाट विल बी अल्फा इन दिस केस। सो अल्फा इन दिस केस विल बी इक्वल टू 1.6 minus 1.5 whole square divided by 1.6, सॉरी ये मैं ऊपर नीचे वैल्यूज गलत लिख देता हूँ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, 1.5 इंटू इसका होल स्क्वायर। बेसिकली मैंने 10⁻⁶ ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, 10⁻⁶ क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके दें। कर रहे हो कैलकुलेट? जी सर। करो करो शाबाश। $961 कितना? 9? 61। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। सर ऐसे ही है। फिर मैंने फॉर्मूला, एक मिनट, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, ऊपर शायद माइनस करके देखें और नीचे प्लस करके देखें, ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। ऊपर मैंने गलत लिखा है क्या, Z1 माइनस Z1, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस माइनस Z2। पे छोटी वैल्यू आएगी ना, जीरो। हाँ, माइनस में वैल्यू छोटी आनी चाहिए। 1.04 इंटू 10⁻³ यस, 1.04 इंटू 10⁻³ ओके। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इट इज बेसिकली सर आई, ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये किस तरह हो गया अल्फा वाला ये सॉरी, पार्ट? सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अल्फा वाला पार्ट, ये सिर्फ यही वाला, हाँ, ये अल्फा में मतलब अल्फा आपका ये होता है कि जो आपके पास इंटेंसिटी है ना, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट की रेशियो क्या होगी, ये आपकी आई नॉट आ रही है, और इसमें से रिफ्लेक्ट कितने % होगी, आई आर। इन दोनों की रेशियो अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, और अल्फा की वैल्यू आपके पास किससे आती है, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर से आती है, ठीक है। ऊपर भी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2। एक मिनट यार, ये मैं ये कहीं गलत ना कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। बस Z1 माइनस ऊपर है और Z2 नीचे है, ठीक है सर, मैंने शायद फार्मूला गलत लिखा था, सॉरी फॉर दैट। Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, ऊपर माइनस है इसलिए वो मेरी जुबान पे माइनस चढ़ा हुआ है और मैं प्लस लिख रहा हूँ पास। असल में मेरा शहजादा साथ गेम खेली जा रहा है और वो ना बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरे वो दिमाग में ना माउस की टिक 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 चल रही है। माइनस और प्लस करें इसको। अब अगर आप इसको माइनस और प्लस करते हैं तो ये वाला भी माइनस और प्लस करें जरा, ये तो सही हो गया। ऊपर भी हमने जी, माइनस और प्लस ऊपर वाला, टिक किया था, ठीक है, क्लियर है। नहीं, ऊपर वाला ठीक नहीं किया था सर, किया ओके, था चेक करो दोबारा। 0.99999 मतलब वही 1। हाँ, 0.999, तो जो कि आपके पास कितना था, आप यूँ समझ लो कि 99% आपकी क्या हो गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है, 99% आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। ये आपके पास ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि जितना आपका अल्फा
वहां पे अल्फा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास अल्फा बहुत कम है। ये आई आर डिवाइडेड बाई आई नॉट की जो वैल्यू आ गई आपकी बेसिकली विच इज अल्फा, तो ये आपके पास आ गया जी 1.04 इंटू 10⁻⁻³ इसको जरा परसेंटेज में निकाल के दे सकते हैं आप? मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। यस सर ये 0.104। ये 0.1, बस इतना काफी है, इतनी आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, ये आपको ये शो कर रहा है कि दिस शोज दैट कितने परसेंट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, 0.1% इज रिफ्लेक्टेड और बाकी 99.9% बॉडी में चली जाती है, ठीक है, एंड 99.9% अल्ट्रासाउंड enters in the body. Ultrasound enters in the body. ये बात समझ आ गई है? तो जितना Z का डिफरेंस कम होगा उतना आपके पास रिफ्लेक्शन कम होगी और ट्रांसमिशन ज्यादा होगी। ये कंक्लूजन आपको मैंने 2 कैलकुलेशंस करके सिखाया। यहाँ पे आप देखो Z का डिफरेंस बहुत माइनर सा था, ठीक है, तो आपकी बस मोस्टली अल्ट्रासाउंड पास हुई, बहुत कम रिफ्लेक्ट हुई। ऊपर आप देखें Z का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मोस्टली आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई और बहुत कम आपकी पास ऑन हुई। बात समझ आ रही है? जी सर। सो मैं कंक्लूड कर रहा हूं इसको अभी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन Z1 and Z2 is smaller then almost all of the ultrasound, या आप कह सकते हो then reflection is less and transmission is more. Reflection is less and transmission through body is more. Transmission is more. तो अब जब आपके पास ट्रांसमिशन ज्यादा हो रही है तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास अगर मैं रिफ्लेक्शन में यहाँ से दोबारा इसको वो कर रहा हूँ कि सपोज आपने यहाँ पे 40 मिली वॉट अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जेल एंड स्किन, तो आपके पास कितनी इंटेंसिटी चली जाएगी आगे, कितनी आगे चली जाएगी, लेट मी कैलकुलेट दैट, इट इज ट्रांसमिटेड और इट इज योर रिफ्लेक्टेड। तो ये आपको किससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, आपको क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये तो खैर पहला क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक और चीज ऐड करके इसको मैं लेके जाता हूँ आगे पार्ट पे। आपने ये देखना है कि आप कैलकुलेट करिए आई टी डिवाइडेड बाई आई नॉट। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने परसेंट बॉडी में चलेगी? आपको Z1 और Z2 गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे आई आर डिवाइडेड बाई आई नॉट विच इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इससे आप कैलकुलेशंस करें और फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करें, आई टी डिवाइडेड बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो आपके पास अल्फा है ना एक्चुअली, ऐसे ही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास आई टी डिवाइडेड बाई आई नॉट आ जाएगा। बात क्लियर है? ये अब आपके पास अटेन्युएशन भी होती है, अल्ट्रासाउंड में क्या होती है, अटेन्युएशन भी होती है। अटेन्युएशन बेसिकली अल्ट्रासाउंड में ये होती है
कि इट इज अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी और पावर और energy of incident ultrasound or energy of incident ultrasound या इंसिडेंट वेव भी कह सकते हो आप, सिग्नल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब इसको अटेन्युएशन कहते हैं। अटेन्युएशन रिडक्शन है बेसिकली, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्टेट व्हाट इज मीन बाय अटेन्युएशन। अच्छा, उसके बाद आप देखें अटेन्युएशन डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है, फैक्टर्स affecting attenuation, factors affecting attenuation। तो आपके पास जो attenuation है, it depends upon two factors, one nature of medium, ठीक है, nature of medium को explain करने के लिए basically we have a coefficient of attenuation या coefficient of absorption भी कहते हैं इसको, coefficient of absorption या coefficient of attenuation, ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, और coefficient of attenuation, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। म्यू डिफाइंस द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। द सेकंड थिंग इज थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम। आपके पास कोई बॉडी बिल्डर होगा, उसके मसल्स में अटेन्युएशन ज्यादा होगी, एक नॉर्मल बंदा होगा उसके मसल्स में अटेन्युएशन कम होगी। तो थिकनेस ऑफ द मीडियम बेसिकली एक्स, ये दो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अटेन्युएशन डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड आपने ये देखना है कि अटेन्युएशन इज एन एक्सपोनेंशियल डिके। तो अटेन्युएशन आपके पास क्या होता है, अटेन्युएशन इज एन एक्सपोनेंशियल डिके, इज एन एक्सपोनेंशियल डिके। जब ये एक्सपोनेंशियल डिके है आपका, तो इसकी जो इक्वेशन है दैट इज, पहले मैं आपको ग्राफ बना के दे देता हूँ, फिर हम लोग इसकी इक्वेशन डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंटेंसिटी है और ये आपके पास थिकनेस है। तो जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये इस तरह आपके पास अटेन्युएशन होती जाएगी। ये आपके पास आई नॉट है, इस मीडियम का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट एक्स है, ठीक है। अब एक और मीडियम है, उसके ऊपर भी आप उतनी इंटेंसिटी फेंक रहे हो, उतनी अल्ट्रासाउंड फेंक रहे हो, उसके अंदर अटेन्युएशन कम हो रही है, इसका कोएफिशिएंट बी म्यू नॉट है, बल्कि आप इसको कर लें, इसको म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है। और एक और मीडियम है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ अटेन्युएशन आपका 3 है। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन से मीडियम में अटेन्युएशन ज्यादा हो रही है, रेड, ब्लू या ग्रीन? शाबाश, हाँ जी, बता सकते हैं आप लोग। सर किसमें, ग्रीन में ज्यादा हो रही? ग्रीन में ज्यादा हो रही है, वेरी गुड। हाईएस्ट अटेन्युएशन इसमें है, ठीक है। इसलिए एक ही जैसी इंटेंसिटी फेंकी और एक ही जैसी थिकनेस में आपका सबसे कम जो ट्रांसमिशन हो रही है या सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्प्शन हो रही है वो ग्रीन में हो रही है। तो हाईएस्ट अटेन्युएशन इधर है, ठीक है जी। और लोएस्ट अटेन्युएशन आपके पास रेड वाले में है। कलर थोड़े से उल्टे हो गए इसलिए तुम लोग परेशान हो गए। लोएस्ट अटेन्युएशन, ठीक है। तो अब जब हम लोग लोएस्ट अटेन्युएशन की बात करते हैं, तो अब हम लोग इस सारे ग्राफ को इक्वेशन में लेके आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी खैरियत। बात देख लो, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, अगर आज तुम्हारा मूड नहीं है तो कल फिर देख लेते हैं, अगर टाइम निकल आता है तो। मैं टाइम टेबल देख के बता सकता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, मैं ये क्लास फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू टाइम्स एक्स हो गया, ठीक है। बात समझ आई? ये इक्वेशन है,
जो आपने यूज करनी है। सोना नहीं है तुम लोगों ने, मैं स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये काफी हार्ड टॉपिक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू टाइम्स एक्स, ये आपकी इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर किसी भी मीडियम का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट, यूजुअली जो आपके पास मसल्स हैं उनका अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कम होता है, बोन्स का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि जो मैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहा था, for that medium its mu is suppose 28 and its thickness is 3.5 centimeter, 28 centimeter per second है, सॉरी 28 पर सेंटीमीटर इसका अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है। तो ये आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी आई डिवाइडेड बाय आई नॉट इनटू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 28 इनटू 3.5 कितना हो जाएगा? और एक मिनट से 2.29 into 10 power minus 11. Yes, 2.29 into 10 is power minus 11. 11. ओह, ये बहुत ज्यादा हो गया। जी सर। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 2.8 करो सर। अच्छा, ये नेगेटिव साइन दे रहे हो सर? जी जी सर। एक मिनट मैंने गलत किया था। डरा दिया तुमने। अच्छा सर, इसमें 2.75 into 10 power minus 43 आ रहा है पहले वाले केस में, अब 28 के साथ। ओके, अब करो। अब 2.8 के साथ। हाँ, 2.8 के साथ करो। 5.5 into 10 power minus 5। ये तो ओके, गुड। शिफ्ट ln minus 2.8 into 3.5। हाँ जी, बिल्कुल सही किया तुमने, गुड। मैं काउंटर चेक भी कर रहा था, कितना आ रहा है? 5.5 इंटू 10 इज पावर माइनस 5, है ना? जी बात सर। समझ आ रही है? आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास है जी 5.5 इंटू 10 इज पावर माइनस 5 विच इज ऑलमोस्ट जीरो, कोई अटेन्युएशन नहीं हो रही, ठीक है? नहीं, सॉरी, अटेन्युएशन हो रही है, वहां पहुंच ही नहीं पा रही। कि आपके पास यहाँ से आई चली, ठीक है, यहाँ से आपके पास इंटेंसिटी चली आई नॉट, और यहाँ पर जो कि आपके पास 3.5 सेंटीमीटर थिक मीडियम था, 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आप अब इंटेंसिटी कितनी पहुंची? इतनी, वेरी 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 स्मॉल। आई नॉट कितने परसेंट है? 5.5 इंटू 10 की पावर 2%, विच इज इक्वल टू 0.055, है ना? ये यहाँ पे पहुंची है, बाकी सारी ब्लॉक हो गई, अटेन्युएट हो गई। अब बात समझ आई? तो आपके पास अल्ट्रासाउंड के साथ मुख्तलिफ बिचारी के साथ मसाइल होते हैं। आप अल्ट्रासाउंड यहाँ से फेंक रहे हो, इस मीडियम की इंटेंसिटी इसको रोक रही है, अटेन्युएट कर रही है। तो अब सबसे पहले देखो, अल्ट्रासाउंड आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी? लेट से ये आई नॉट है, आई नॉट में से कुछ इंटेंसिटी आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेट मी कॉल इट R1। कुछ इंटेंसिटी आपकी पास हो जाएगी, लेट से इट इज योर आई ट्रांसमिटेड। इस आई ट्रांसमिटेड में से कुछ इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे पहुंच पाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे पहुंच पाएगी, लेट से इट इज आई पास्ड थ्रू, आईपी लिख देता हूँ इसको। फिर यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन होगी, फिर यहाँ से कुछ ट्रांसमिशन होगी, और बहुत ही कम इंटेंसिटी आपकी इस सैंपल तक पहुंच पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो सैंपल है इस तक बहुत ही कम इंटेंसिटी पहुंचेगी। अब मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात आपके साथ शेयर करके बस वाइंड अप करता हूँ आज की क्लास। इस जगह पे जितनी कैलकुलेशंस होनी है ना बाउंड्री के ऊपर, वो कैलकुलेशंस होनी है जी आपकी आई आर डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन से
बेसिक कैलकुलेशन आपकी ये है, बाउंड्री पे जितनी भी कैलकुलेशन होनी है। मीडियम के अंदर क्योंकि अटेन्यूएशन हुई है, तो आपकी यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन होनी है, these all calculations are basically based on this equation, I is equals to I naught e power minus mu times x। ये इसकी बेस पे होनी है। ये दो इक्वेशंस हमने याद रखनी है और इनकी बेस पे हमने कैलकुलेशंस करनी है। बाकी इंशाल्लाह सारी की सारी डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। अल्ट्रासाउंड बनाते कैसे, अल्ट्रासाउंड के बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी। सर जिधर आपने आई नॉट और आई टी वगैरह ये जो स्टार्ट में लिखे थे, इसमें आपने लेबल किया था कि आई नॉट और आई टी किस चीज़ की है? हाँ, आई नॉट इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी। मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट में मैंने शायद मेंशन किया है। फिर अगर सिर्फ नोट्स Yes. देखने हो तो ताकि फिर याद रहे। हाँ, सिर्फ नोट्स देखोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। आई नॉट इज इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, सही। आई नॉट आपकी क्या है, इंसिडेंट इंटेंसिटी, और आई आर आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है। रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है, ठीक है। और आई टी आपके पास क्या है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। आई टी इज ट्रांसमिटेड का मतलब विच हैज बीन पास्ड थ्रू द बॉडी, पेनिट्रेटेड थ्रू, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। जी सर। ठीक है, याद रहेगा। जी सर। ओके, काफी आज के लिए? जी सर, कि बहुत ही काफी है? बहुत ज्यादा ही काफी। सर बात सुने। जी बोलें। सर मैंने थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया हुआ है सर, मैंने सर्कुलर मेजर वो ग्रेविटेशनल फील्ड कर लिया है सर।